ये बताएं कि किस प्रकार से धर्म को, मतलब आपने उसका जिक्र किया अपने भूमिका में, कि किस तरह से धर्म को भारतीयता से जोड़ने का एक प्रयास है, और उसको बहुत एक यूँ कहिए क्रूर रूप से सन 47 में जो लोग जीवित थे उन्होंने देखा होगा, लेकिन हम लोग की जनरेशन ने शायद उसको 92-91 वगैरह में देखा, रथ यात्रा के तहत। तो क्या सिर्फ एक धर्म विशेष को मानने वाले भारतीय हो सकते हैं? क्या इस प्रकार की धारणा भी अब आगे बढ़ रही है? क्या इसका सिंबलिज्म उसमें भी है, और जितना शोर इस पे मच रहा है क्या वो इस बात को भी अंडरलाइन करता है? 2019 नवंबर में जजमेंट आता है, और जजमेंट में ये भी कहा गया है कि एक और दूसरे ऑल्टरनेट जगह पर मस्जिद के लिए ज़मीन दी जाए, और वो मस्जिद भी बननी चाहिए। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, और करना चाहिए कि उस मस्जिद का अभी तक शिलान्यास तक क्यों नहीं हुआ। आरएसएस जब सामने आती है, आरएसएस जब उस मुद्दे को उठाती है, तो फिर वो एक बड़े लेवल पे उसका कैंपेन शुरू होता है, और पॉलिटिकल लेवल पे वो काम करना शुरू करते हैं, लीगल लेवल पे भी वो इंटरफेयर करते हैं, उसमें एंटर करते हैं उन केसेस में, और अपने दावेदार वहाँ पे लाते हैं, और फिर उन सिविल सूट्स का फैसला हम 2019 में नवंबर में हमारे सामने आता है, जिसके तहत ये मंदिर बनना शुरू हुआ। आज जो हमारी जनरेशन है, आज जो 40, 50, 60 साल के जिस उम्र में लोग हैं, उन्होंने तो वो दौर देखा है, कैसे कलश यात्राएं निकली, कैसे राम जानकी रथ यात्रा से सब शुरू हुआ, और उसके बाद बाबरी डेमोलिशन होता है जो कि सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू होती है, और उसमें पूरा कत्लेआम, जहाँ जहाँ रथ यात्रा जाती है वहाँ वहाँ कत्लेआम होता है, and it culminates into the demolition finally on 1990। जो एक तरह से हमारी साझी संस्कृति के, हमारी जो बिल्कुल मिली जुली, जो एक बिल्कुल नेचुरल स्टेट ऑफ इंडियननेस या इंडियन नेशनहुड माना जाता था, वो थे। तो उस मतलब वो अयोध्या की शाम हो, वो सरजू का किनारा हो, जहाँ पे आपको हर चीज़, वो एक स्काईलाइन दिखती है, वो बनारस की सुबह है बनारस और शाम अवध हो, इस मिली जुली नेस पे, इस आम एक साथ रहन सहन के, रोटी बेटी के साथ पे, रिश्ते पे, इस पे क्या असर पड़ेगा, और आगे के 10-12 साल को आप किस तरह से देखते हैं? I think that always the positive changes come from younger generation, and I think younger generation will give the answer। लोगों को कन्विंस ये नहीं कर पाएंगे एक समय के बाद। अभी इनके पास पावर, अभी ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद लोग सच्चाई देखना शुरू कर लेंगे, और बहुत दिन तक इस झूठ के सहारे ये चल नहीं सकता। नमस्कार, सलाम और हेलो। वायर के सभी दर्शकों का स्वागत है इस चर्चा में। आज हम चर्चा करेंगे अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर, वहाँ पर जिस मंदिर का उद्घाटन होना है, जिस समारोह को होना है 22 जनवरी को, उसके जो तमाम आयाम हैं, उसके राजनीतिक पहलू, धर्म से जुड़े पहलू, भारत की नागरिकता और इतिहास से जुड़े तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से रास्ता कहाँ जाता है। और चर्चा में मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और स्कॉलर्स मौजूद हैं, धीरेन्द्र झा, जिनसे आप परिचित हैं, और वलय सिंह। दोनों ने किताबें लिखी हैं, अध्ययन किया है, और पढ़ने लिखने के अलावा, सोचने के अलावा, फ़लसफ़े पे इनकी तगड़ी पकड़ है ही, और ज़मीन के सच से भी इनका बहुत लेना देना है। और अयोध्या, बनारस, मथुरा, दिल्ली, सब जगह ये घूमते पाए जाते हैं, उस पर इनके विचार हैं, इनके तजुर्बे हैं। हम उससे काफ़ी कुछ सीखना चाहेंगे और देखना चाहेंगे। वर्ल्ड कप के दौरान एक बड़ा ज़बरदस्त ऐड चल पड़ा था कि इंडिया में कुछ चले न चले, फॉग ज़रूर चल रहा है। तो इस फॉग को, इस धुंध को, ये जो एक तरह से कोहरा सा है ख़बरों पे और तमाम चीज़ों पर, इतिहास पे, और एक भारतीय होने पे जो चीज़ें हैं, जो सवालिया निशान हैं, उस धुंध को ज़रा सा हटाने की, उस पर्दे के पीछे जो चीज़ें हैं उसको भी समझने की हम आज कोशिश करेंगे। तो वलय, आपसे शुरू करती हूँ मैं आज की चर्चा। ये जो पूरा 22 जनवरी को जो उद्घाटन होने वाला है, जो बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, और बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी हो रही है, राजनीति, भारतीयता, सब कुछ इससे जुड़ गया है। इसका आधार 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। एक जजमेंट है जिसके तहत ये सब कुछ बहुत कानूनी रूप से और विधिवत तौर पे हो रहा है। लेकिन उस जजमेंट में जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, जो कम से कम 2 जगह कही गई, कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद, उसे ख़त्म करने के बाद जो स्थान
रिक्त था, जो भूमि थी जिस पर ये सब कुछ हो रहा है, उसका जिक्र कोई नहीं कर रहा है। और तब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि यहाँ पे ये एक इग्रीजियस है, ये वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड है, ये गलत है, ये कानून के तौर पे गलत काम हुआ है जहाँ पर हुआ है। लेकिन उसके बाद नहीं कोई कानूनी उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस हुए उन लोगों पे जिन पे कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने किया है, बल्कि उनको सौंप दिया गया कि इनको ये करना है। अब न कोर्ट इस पे कुछ बोल रहा है, न विपक्षी पार्टियां भी इस बात पे कुछ कह रही हैं। आप इसको किस रूप में देखते हैं? थैंक यू हमें बुलाने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि राम और राम मंदिर हमेशा एक वोट कैचर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और आज का जो दौर है उसमें हम देख रहे हैं कि राम इज़ मेकिंग अ बिग कमबैक एज अ वोट कैचर अहेड ऑफ द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस। एंड जो भी होने वाला है वो सब इज़ गेयरिंग टुवर्ड्स हाउ टू मोबिलाइज हिंदूज, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज। आपने कहा कि जिन्होंने जो इसमें इन्वॉल्व थे डेमोलिशन में, उनको इनफैक्ट कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इनफैक्ट 2019 नवंबर में जजमेंट आता है, और जजमेंट में ये भी कहा गया है कि एक और दूसरे ऑल्टरनेट जगह पर मस्जिद के लिए ज़मीन दी जाए और वो मस्जिद भी बननी चाहिए। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और करना चाहिए कि उस मस्जिद का अभी तक शिलान्यास तक क्यों नहीं हुआ, उसके सारे परमिशन सर्टिफिकेट्स क्यों नहीं क्लियर हो रहे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं। अगर सही मायने में सुप्रीम कोर्ट विधिवत कोर्ट के द्वारा ये सब हो रहा है तो उस मस्जिद की भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जानी चाहिए थी। पर 2019 नवंबर में जब जजमेंट आया, उसके 11 महीने बाद सारे बाबरी डेमोलिशन अक्यूज को एक्विट कर दिया गया। तो उस पे शायद अपील भी नहीं हुई है। उस पे अपील करने के लिए आई थिंक मुस्लिम पार्टीज ने कहा था कि वो अपील करेंगे, पर आई थिंक द कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम हैज शेकन टू द वेरी कोर। सो मे बी इट इज़ वो कोई ठंडे बस्ते में चली गई है वो फाइल। तो मैं जिस तरह से देखता हूँ वो कि हमारे एक बहुत ही धार्मिक देश है, और उसकी धार्मिकता को दोबारा से एक ओवर्टली कंसंट्रेटेड एफर्ट की तरह से दोबारा से उसको निचोड़ने का हम प्रयास देखेंगे इस आने वाले इलेक्शंस में। और आपने ऑलरेडी देखा होगा कि प्लान्स होना शुरू हो गए हैं कि हर स्टेट से किस तरह से तीर्थयात्रियों को लाएंगे, उनको राम मंदिर के दर्शन करवाएंगे। और मैं तो इसको एक सीधा सीधा सियासी एक वो हथकंडे की तरह देख रहा हूँ। और डेफिनेटली एक आम हिंदू को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि उनका राम मंदिर बन रहा है। पर इस सब के पीछे एक पुरानी 30-35 साल का जो प्रोपेगेंडा और कांस्टेंट बराज ऑफ ब्रेन वॉशिंग चलता आ रहा है, उसको भी हम नहीं भूल सकते। आज जो हमारी जनरेशन है, आज जो 40-50-60 साल के जिस उम्र में लोग हैं, उन्होंने तो वो दौर देखा है कैसे कलश यात्राएं निकली, कैसे राम जानकी रथ यात्रा से सब शुरू हुआ, और उसके बाद बाबरी डेमोलिशन होता है जो कि सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू होती है, और उसमें पूरा कत्लेआम, जहाँ जहाँ रथ यात्रा जाती है वहाँ वहाँ कत्लेआम होता है, एंड इट कल्मिनेट्स इनटू द डेमोलिशन फाइनली ऑन 1992। फॉर मी इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी आर मूविंग अवे फ्रॉम रूल ऑफ लॉ। ऑफ कोर्स दिस इज़ ऑल हैपनिंग थ्रू द सुप्रीम कोर्ट, बट मैं बार बार कहता हूँ कि बाबरी मस्जिद के उस रबल में हमने रूल ऑफ लॉ को जो दफनाया है वो आज तक दफन ही है। अब धीरेन्द्र, हम लोग 92 की बात करते हैं और बाबरी मस्जिद विध्वंस की बात करते हैं। आपका काम लेकिन उस लकीर को बहुत पीछे तक खींचता है। इसकी जड़ों को समझने के लिए शायद सन 49 या उसके पहले भी जाने की ज़रूरत है। तो आपकी जो किताब है अयोध्या द डार्क नाइट, उससे जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, आपने अभिराम दास की बात की कि आखिर किस तरह से मूर्ति उस स्थान पे पहुंची और जो कुछ भी घटनाक्रम वहाँ से चला, उसको याद करने का कोई आज कुछ है, उसमें कोई बात है, क्या हमें करना चाहिए उसे? आज जो कुछ भी हो रहा है, 1949 में जो कुछ हुआ, उस रात में जिस तरह से चुपके से इल्लीगल तरीके से मूर्ति रखा गया बाबरी मस्जिद के अंदर, उसी का परिणति हम देख रहे हैं। जो सिविल सूट्स उसके बाद फाइल किए गए, ज़रा बयान करेंगे कि किस तरह से, जो आपने अभिराम दास की जो पूरी बात की है, ज़रा तफसील से बताएं, हमारे जो देखने वाले हैं शायद वो परिचित ना हो उससे पूरी। जी, तो 1949 से पहले जितने भी कोर्ट के दस्तावेज हैं वो इस बात को बतलाते हैं कि राम जन्मभूमि के रूप में
बाबरी मस्जिद नहीं बल्कि बाबरी मस्जिद के बाहर, जिसको राम चबूतरा बोलते थे, जो आउटर कोर्टयार्ड में था, और बाबरी मस्जिद इनर कोर्टयार्ड के अंदर था, उस राम चबूतरा को मानते थे कि ये जन्म स्थान है। 22 दिसंबर की रात को जब अभिराम दास के नेतृत्व में एक हिंदुओं का एक ग्रुप, हिंदू महासभा से जुड़े हुए लोगों ने जब चुपके से मूर्ति रख दिया अंदर में, और उसको जिस तरह से वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें मदद किया और पूरा का पूरा मस्जिद को एक मंदिर के रूप में बदल दिया गया। उसके बाद ये इशू बिल्डअप होता चला गया, लेकिन चूंकि ये लोकलाइज्ड लीगल मामला था, काफ़ी समय तक चलता रहा इसी तरह से। आरएसएस जब सामने आती है, आरएसएस जब उस मुद्दे को उठाती है, तो फिर वो एक बड़े लेवल पे उसका कैंपेन शुरू होता है और पॉलिटिकल लेवल पे वो काम करना शुरू करते हैं, लीगल लेवल पे भी वो इंटरफेयर करते हैं, उसमें एंटर करते हैं उन केसेस में, और अपने दावेदार वहाँ पे लाते हैं, और फिर उन सिविल सूट्स का फैसला हम 2019 में नवंबर में हमारे सामने आता है, जिसके तहत ये मंदिर बनना शुरू हुआ। लेकिन समस्या ये है कि ये जो मंदिर है जो बन रहा है, जो कि एक तरह से इनजस्टिस को सिंबलाइज करता है, झूठ, फरेब, सीक्रेट कॉन्स्पिरेसीज जो किए गए, जिसके तहत ये इस मस्जिद को मंदिर के रूप में कन्वर्ट किया गया, वो सब आज हमको दिख रहा है चारों तरफ। और ये सारी चीज़ें, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं, झूठ, फरेब वगैरह, ये आज के पॉलिटिक्स का, हिंदुत्व पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन के चारों तरफ दिख रहा है हमको। और ये हिंदुत्व के अंदर एक इनहेरेंट फीचर है, जिसमें आप पाएंगे कि ये सब चीज़ें बार बार दिखेंगी आपको, चाहे वो बाबरी मस्जिद को अप्रोप्रिएट करने की बात हो, या फिर गांधी के हत्यारा से अपने आप को अलग दिखलाने का कोशिश हो, सब में झूठ निहित है। जी, लेकिन ये बार बार कहना पड़ेगा कि विधि और कानून ने इसको सही करार दिया है, और उन्होंने एक प्रकार से ट्रस्ट बने, उस ट्रस्ट की क्या रूप होगा, उसका प्रारूप वगैरह भी कोर्ट ने ही दिया है। लेकिन यहाँ पे एक बात हम बोलना चाहेंगे कि जजमेंट में मंदिर के बारे में मंदिर बनाने का परमिशन देने के साथ साथ, इसी जजमेंट में जो 1949 में जो हुआ, मूर्ति जो रखा गया, उसको एक क्राइम डिक्लेयर किया गया। डेमोलिशन हुआ, उसको एक क्राइम डिक्लेयर किया गया। उसके बाद ये जजमेंट है, ये अजीब सा एक लीगल रीजनिंग। कुछ लोग इसको फ्रूट्स ऑफ द पॉइजन ट्री भी कहते हैं कि ये एक बहुत ही एक नायाब किस्म का एक फैसला रहा था। ये इतिहास की बहुत अच्छी भूमिका हम लोगों ने बांध दी और समझाया कि ये कहाँ से क्या आया और ये जजमेंट आया, और आज जो हम समारोह देखने वाले हैं। ये बताएं कि किस प्रकार से धर्म को, मतलब आपने उसका जिक्र किया अपने भूमिका में, कि किस तरह से धर्म को भारतीयता से जोड़ने का ये एक प्रयास है, और उसको बहुत एक यूँ कहिए क्रूर रूप से सन 47 में जो लोग जीवित थे उन्होंने देखा होगा, लेकिन हम लोगों की जनरेशन ने शायद उसको 92-91 वगैरह में देखा, रथ यात्रा के तहत। तो क्या सिर्फ एक धर्म विशेष को मानने वाले भारतीय हो सकते हैं? क्या इस प्रकार की धारणा भी अब आगे बढ़ रही है? क्या इसका सिंबलिज्म उसमें भी है, और जितना शोर इस पे मच रहा है, क्या वो इस बात को भी अंडरलाइन करता है? मैं तो खुद काफ़ी कंफ्यूज हो जाता हूँ जब मैं आरएसएस के टॉप लीडरशिप को सुनता हूँ कि भारतवर्ष में जो भी रहता है वो भारतीय है। फिर वीर सावरकर क्या कोट एंड कोट क्या कह के गए थे कि भारतवर्ष में कौन किसको कितने राइट्स होना चाहिए, ये सब आई थिंक गुरु गोलवलकर, हेडगेवार, ये सब लोग इसको री-इन्फोर्स करते आ रहे हैं। पर आज तो आई थिंक आरएसएस इज़ अ वेरी क्लेवर सॉर्ट ऑफ, इट हैज़ अ क्लेवर स्ट्रैटेजी, जो जब सूट करता है तब वो कहते हैं। जहाँ तक सवाल ये है कि अगर भारत में रहने वाले हर लोग हिंदू हैं या सिर्फ हिंदू भारतीय या सिर्फ हिंदू भारतीय हैं, ये जो कन्फ्यूजन है ये एक्चुअली फंडामेंटल है इनके हिसाब से हिंदूज़ की आइडेंटिटी की। आप तो ये भी नहीं मान रहे कि 8000 साल पहले कुछ hordes like horse riding people came into this country, आप ये भी नहीं मान रहे। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि राखी गढ़ी को बार बार आजकल दिखाया जाता है, पर कोई जेनेटिक एविडेंस नहीं वहाँ से निकल के आ रहा।
सो आई थिंक ये तो जैसे धीरेन जी कह रहे थे कि झूठ फरेब वगैरह इनका एक फीचर है। एक और फीचर है, वो ये है कि हाफ फैक्ट हाफ मिथ। तो इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो एक बहुत पोटेंट कॉम्बिनेशन बन जाता है, जो कि एक नैरेटिव जो बहुत ही बेस है, मतलब कि एक वो सबसे हमारे बेस इंस्टिंक्ट्स को अपील करता है। जैसे कि बाबरी मस्जिद को जब बनाया गया तो हिंदुओं के खून से उस गारे को, बेसिकली उस मिक्सचर को बनाया गया। ये सारी चीज़ें एक आम पिलग्रिम तीर्थयात्री जब अयोध्या जाता है या कहीं किसी सत्संग में बैठता है, वो जब ये सुनता है वो ये बिलीव करता है। तो ये इस तरह से हमने नफ़रत को इन्होंने बोया है, फिर सींचा है, और आज की डेट में अगर वो कल को एक छोटा सा पौधा था, फिर वो एक बगीचा हुआ, आज वो जंगल है, और ये एक वाइल्ड फायर की तरह ये नफ़रत टुवर्ड्स एवरीबडी हु इज़ नॉट अ हिंदू। इवन I would even go so far as to say that it is a very narrow Brahminical idea of who is a Hindu. तो हम आज देख रहे हैं कि अगर हमारे सिख कम्युनिटी को लगता है कि उनका नंबर अगला है, या क्रिश्चियंस के बाद उनका नंबर है, तो क्रिश्चियंस और सिख्स के बाद हिंदूज़ में ही काफ़ी हैं जिनका नंबर भी आने वाला है। तो ये जो पूरी वर्ण व्यवस्था है, क्या मेरे को तो लगता है कि हम वर्ण व्यवस्था को एक दूसरे फॉर्म में दोबारा से लाने की ये एक सुनो जो ये प्रोग्राम है, और ये हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। बट आई थिंक फोकस शुड रिमेन कि द हाउ दिस होल थिंग केम अबाउट। सो द बाबरी मस्जिद demolition happened, hundreds of people died before and after the demolition. The court has today legitimized it, all the wrongs that lead up to it. So I think we have to keep on repeating कि आप किसी भी तरह अगर कब्जा कर लो, आपके कब्जे को कल को जुडिशरी वैलिडेट कर देगी। क्या ये हम कहना चाह रहे हैं? और इक्वालिटी कहाँ है सिस्टम में, फेयरनेस कहाँ है? मैं तो बार बार कहता हूँ, वो धन्नीपुर में वो मस्जिद क्यों नहीं बन रही? क्यों नहीं बन रही? सुन्नी वक्फ बोर्ड यूपी सरकार का एक हिस्सा है। अगर यूपी सरकार और केंद्र सरकार चाहें तो वहाँ पे भी मस्जिद बनती, तब थोड़ा सा एक सेंस ऑफ फेयरनेस होता, एक बैलेंस होता। चलिए, ये सब गलत भी हुआ, जिस तरह से जजमेंट आया हम लोग उसको सही जजमेंट नहीं मानते, पर अगर वो मस्जिद के बारे में कुछ हो रहा होता तो हम लोग अपना सर उठा के पूरी दुनिया को कह सकते थे कि नहीं, इस देश में अभी भी फेयरनेस, जस्टिस, इक्वालिटी है। पर अभी तो ये पूरा वन साइडेड गेम है। जी, आप बताएं धीरेन्द्र, मतलब भारतीयता और धर्म, इस पे ये पहली बार सवाल नहीं उठा है। सन 47 में भी ये सवाल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने, और उन्होंने चुना एक बहुत ही मॉडर्न, और पूरे दक्षिण एशिया में एक अपवाद सा था। मतलब बाकी दक्षिण एशिया तो की एक दिशा में जा रहा था, और भारत एक अकेला एक मॉडर्न व्यू, जो उसने यूरोपियन ये 1930 के दशक के आइडिया को रिजेक्ट किया और एक भारतीयता की बात की उसने, न केवल मजहब से जुड़ी एक बात की। क्या उस पूरी जर्नी में जो हम आज और इस महीने देखने वाले हैं, ये एक डिसाइसिव पॉइंट है, निर्णायक एक मोड़? जी, एक मोड़ जरूर है। निर्णायक है या नहीं, ये समय बतलाएगा। ये बात सही है कि जब देश आज़ाद हुआ और तो उस समय में देश एक सेकुलर डेमोक्रेसी होगा, इसके पक्ष में यहाँ का जो नेशनल मूवमेंट था उसका ये ऑब्जेक्टिव ही था कि ये सेकुलर डेमोक्रेसी होगा। और जिसको रोकने की कोशिश वो लोग कर रहे थे जो लोग आज मंदिर बना रहे हैं, जहाँ पे बाबरी मस्जिद था उस जगह पे। इन लोगों ने इसीलिए गांधी की हत्या भी की, क्योंकि गांधी जी उस पूरे आइडिया को पर्सोनिफाई कर रहे थे। अब वहाँ से जब ये, उस समय तो ऐसा लगा कि शायद जिस तरह से देश ने वोट किया पहले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, तो ये साफ दिखा कि देश ने चुना है सेकुलर डेमोक्रेसी। और बहुत ही बुरी तरह से जनसंघ, हिंदू महासभा, रामराज परिषद, ये सब बहुत ही बुरी तरह से हारे। और फिर ये जर्नी शुरू होता है, लेकिन ये आइडिया जिंदा रहा, ये आइडिया ख़त्म नहीं हुआ। और ये क्लैश तब ज़्यादा तेज़ हो गया जब 2014 में बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाता है लोकसभा में। और फिर हम देख रहे हैं कि उस आइडिया को, जिस आइडिया को गोडसे रिप्रेजेंट करते हैं, उस आइडिया को
इम्पोज करने का कोशिश किया जा रहा है सेकुलर डेमोक्रेटिक आइडिया के ऊपर, जिसको लेके पूरा का पूरा नेशनल मूवमेंट हुआ था इस कंट्री में। दोनों की तवज्जो चाहूंगी मैं इस पे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब स्टेट के कनाइवन से एक इस तरह का मंदिर का उद्घाटन हो रहा हो। और 52 के चुनाव के पहले 51 में हुआ था ये सोमनाथ मंदिर पे, जहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, जब हमारे पहले राष्ट्रपति, और नेहरू जी के बीच बहुत पत्राचार हुआ था, और नेहरू जी ने कहा था कि आप मत जाइए, अपने संरक्षण या आप सांकेतिक रूप से भी उसके साथ न एसोसिएट होइए। लेकिन राजेंद्र बाबू आए थे और उन्होंने अध्यक्षता की थी उस समारोह की। तब में और अब में क्या फ़र्क है? मुझे लगता है कि मैं अपनी सोच में जो इस तरह से परिवर्तन हुआ है कि हम लोगों को थोड़ा सा करेक्शन की कहीं ज़रूरत थी। आई थिंक करेक्शन के अलावा कोई और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है कि क्या फ़र्क है, नेहरू और राजेंद्र प्रसाद और पटेल और मौलाना आज़ाद और इन सब के बीच में एक ट्रांसपेरेंटली डिफरेंसेस को एयर करने का एक कल्चर था। नेहरू ने अपने विपक्षियों को भी अपनी कैबिनेट में लिया था। आई थिंक मैसेज था कि भारत इतना डाइवर्स देश है कि इसमें इसकी स्ट्रेंथ इसकी डाइवर्सिटी है, ना कि कोई मोनोकल्चर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आप अशोका के टाइम से ले लें, आप गुप्ता पीरियड में चले जाएं, उसके बाद आप मिडीवल पीरियड में आ जाएं, जिस भी पीरियड में जाएं, द मोस्ट सक्सेसफुल किंगडम्स हैव बीन दोज दैट हैव एक्नॉलेज दिस डाइवर्सिटी। आप मुगल पीरियड में देख लें, हमारे राजपूतों ने क्या करा भाई, रोटी बेटी, रोटी क्या क्या इस बारे में क्यों नहीं बात करते कि राजस्थान के कितने घराने हैं जिन्होंने शादियां करी हैं मुगलों से टू मेक दोज अलायंसेस। सो आई थिंक इन टुडेज टाइम वी हैव जस्ट the government, the agenda is to say this is a nation of Hindus, we don't need anybody else, everybody else will be at our mercy. And that is, in the short term, it seems to be doing really well globally. But in the long term, this can only mean disaster for us. That is my reading. And I would say there is not, the difference is huge. The difference is in every way, Seema. But I don't think we can draw like those kind of very लेकिन clear. क्या एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ फर्क पे- जो इसलिए, क्योंकि भाई एक व्यक्ति पूजा, यो कहिए कि एक व्यक्ति ही हमें सुप्रीम है। वहाँ तो कम से कम प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी जा रहे हैं, एक बहस है, एक डिबेट है। क्या वो एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पे? क्योंकि इन तमाम चीज़ों पर ये एक और चीज़ हावी हो गई। और प्रधानमंत्री जी के बारे में सूत्रों से अभी खबरें आ रही हैं, तमाम हिंदी पेपर्स हैं जो रोज़ इसको बीट की तरह कवर करते हैं, और उन्होंने तो यहाँ ये कहा है कि यजमान उसमें प्रधानमंत्री श्री मोदी ही रहेंगे और सारे वैदिक रिचुअल्स और वो तो कार्यक्रम वही रहेंगे क्योंकि करेंगे। उन्होंने उसका ब्रिक लेइंग करा है। तो जब ब्रिक लेइंग में उनका नाम गया है, उनका गोत्र गया है, उन्होंने ही पहला ब्रिक डाला है जब हुआ था अगस्त में, 3 जी, साल पहले, जी। तो उन्हीं के नाम से होगा। तो दिस इज एक्चुअली इन अ वे मोदी टेम्पल। और सोमनाथ में देखिए, स्टेट के जितने भी लीडर्स थे वो कॉन्शियस थे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए थे वो सारे लोग कॉन्शियस थे। राजेंद्र प्रसाद जाना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने इस बात को अंडरलाइन किया। उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं हो सकता है। इस समय में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए जितने भी लोग, चाहे मोदी हो या योगी हो या कोई भी दूसरे बहुत सारे और हैं नेता, ये लोग जानबूझ के इस बात को समझते हुए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन देश को धर्म से अलग करता है, सरकार को धर्म से अलग करता है। इसके बावजूद ये लोग इसमें जा रहे हैं, शरीक हो रहे हैं, और बिल्कुल इसको एक स्टेट अफेयर बना दिया है। और स्टेट से ज़्यादा मुझे लगता है एक मोनार्किकल, एक जिसमें एक राजा, चर्च एंड स्टेट जिसको कहा जाता है, उसको दोबारा एक तरह से फ्यूज़ किया जा रहा है कि एक ही व्यक्ति प्रधान एक देश ये तो बन ये के रहे। जो- तो ये हाँ, ये जो अभी जो होने वाला है अयोध्या 22 में, जी। ये तो आप समझिए कि ये दूसरा कदम है। पहला कदम तो तब दिखा जब नए पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था। जिस तरह से एक धर्म का इस्तेमाल किया गया उसके उद्घाटन में, उस समय लोगों को दिख जाना चाहिए था कि ये स्टेट
अब कॉन्स्टिट्यूशन से इसको अलग ले जाया जा रहा है। जी, अब यहाँ आना चाहूँगी मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे, जो कि 1991 में एक रास्ता, एक मीडियम समझा गया था कि आगे वाले जो विवाद हैं उन पर एक तरह से विराम लगाने की, या एक जो पूरी अब तक का ट्रेडिशन रहा है उस पर पॉज लगाने की, इससे कि कई सारी चीज़ें न चालू हो जाएं, कई फसाद और कई विवाद न चालू हो जाएं। उसको किस हद तक धक्का पहुंचा है हमारे कोर्ट के जजेस के बयानों के बाद और ऑर्डर्स के बाद? क्योंकि अब ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एक प्रोविज़न है वो तो एक बहुत ही, जिसको देख के बहुत चिंता होती है कि उनका इंटरप्रिटेशन इसका ये है कि भले ही सन 47 में मध्यरात्रि, अगस्त 14-15 की मध्यरात्रि पे जो स्टेटस था वो रहेगा, लेकिन हम अब रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब हम पीछे देख के तय करेंगे कि वो स्टेटस क्या था और कैरेक्टर क्या है उस जगह का। तो आप लोग किस हद तक मुतमईन हैं या परेशान हैं इस तरह के ऑब्जर्वेशन से और कोर्ट के इस रवैये से? तो ये तो साफ हो गया है, जिस तरह से नए नए एरिया, मथुरा हो, बनारस हो, अयोध्या के बाद, जिस तरह से इन मुद्दों, इन जगहों को के जो इश्यूज हैं उनको उठाया जा रहा है, इसके बावजूद कि ये सेटल हो गया था कि अयोध्या बाबरी मस्जिद के अलावा किसी भी मुद्दा को नहीं उठाया जाएगा, तो ये तो साफ है कि ये एक के बाद एक करते जाएंगे। अभी अयोध्या हो रहा है, कल मथुरा होगा, परसों बनारस होगा। तो इनके पूरा का पूरा जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है उसके अंदर इस तरह के पॉसिबिलिटी बने रहने चाहिए, ताकि एक कायोटिक माहौल बना रहे देश के अंदर। लोग उन सब मुद्दों पे ही डिबेट करते रहें जो कि इमोशनल है, जिनका उनके ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए क्या हो रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं कि अयोध्या में जो हो रहा है उसके अंदर कितने सारे फैक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन सवालों को उठाने के बजाय, जो मीडिया का काम होता है कि भाई ये कैसे हो रहा है, मस्जिद का क्या हो रहा है, वो एक फॉल्स इंप्रेशन बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ये सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है देश का और दूसरे कोई इश्यूज इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आपका वाले क्या मानना है? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ धीरेन जी से। बस मैं यही कहूँगा कि अब बड़े बड़े ये जो 3 स्पॉट्स हैं जहाँ हमारे 3 मेजर देवताओं ने जन्म लिया, ये ठीक है। अब हम लोग लोकलाइज स्पॉट्स भी हैं, कई शहर हैं, धार है, देवास है, मतलब भोजशाला पे आपकी अभी स्टोरी आई है कैरावान में, जो आपने कहा हरतोष शराब की। तो ऐसे कई स्पॉट्स हैं जिनको मोबिलाइज, जिनके अराउंड किया जाएगा जब जैसी ज़रूरत होगी, पर द पॉट हैज़ टू केप boiling and that is happening and we will see, but the question is कि न्यायपालिका अपना रोल क्यों नहीं अदा कर रही? सबसे बड़ी बात तो ये है, अब वो क्यों करे? जब मैसेज ऊपर से ऐसा आ रहा है 2019 नवंबर का जजमेंट, तो जजेस जो निचली अदालतों के हैं वो तो उसी से क्यों ले रहे हैं? तो हम लोगों को उतना आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सवाल यही है कि जैसे मथुरा के केस में तो बहुत ही क्लियर लीगल स्टेटस है, म्यूचुअली डिसाइडेड है, उसको भी अगर आप दोबारा खोल सकते हैं तब तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और केओस एक चीज़ है, डिस्ट्रैक्शन दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है फील गुड फैक्टर। I am feeling so good as a Hindu. I am feeling like this is the best time for Hindus in the last 1,500 years. And this is all because of one man or one party. And how do we counter it when I think हमारे जो संवाद के जो माध्यम है, मीडिया, एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट मीडिया, जब वही नहीं रह गया तो हम लोग कैसे, आम जनता कहाँ से अपने समाचार पत्र देखिए? हिंदी के अखबारों को देखिए, हिंदी के न्यूज़ चैनल्स को देखिए, टोटली वन साइडेड जर्नलिज्म तो अब बची कहाँ है उस तरह से देखा जाए। तो हमारे पास क्या माध्यम है, क्या साधन है, इसके बारे में ये बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है। अच्छा, मतलब आपकी किताब जो है अयोध्या पे, और उसको पढ़ के मतलब आपने उसके तमाम वो चीज़ें खोल दी हैं और एक तरह से एक जूम आउट कर दिया आपने, इस लगा ड्रोन शॉट कि सब कुछ दिखता है उसमें अयोध्या के, जो कई दफ़ा इस पूरे झगड़े के चक्कर में और इस फसाद के चक्कर में नहीं दिखता है हमें। तो ये सारे जो स्थल हैं, जैसे वो बनारस हो या मथुरा हो या और इसके अजमेर है, वो बाबा बुदनगिरी का वो है, जो
एक तरह से हमारी साझी संस्कृति के, हमारी जो बिल्कुल मिली जुली, जो एक बिल्कुल नेचुरल स्टेट ऑफ इंडियननेस या इंडियन नेशनहुड माना जाता था, वो थे। तो उस मतलब वो अयोध्या की शाम हो, वो सरजू का किनारा हो, जहाँ पे आपको हर चीज़, वो एक स्काईलाइन दिखती है, वो बनारस की सुबह, सुबह है बनारस और शाम अवध हो, इस मिली जुली नेस पे, इस आम साथ, एक साथ रहन सहन के, रोटी बेटी के साथ पे, रिश्ते पे, इस पे क्या असर पड़ेगा और आगे के 10-12 साल को आप किस तरह से देखते हैं? एक तो ये तो बहुत ठीक है कि बड़ा बड़ा झटका पहुंच रहा है और हम लोग बहुत सदमा पहुंच रहा है इस पर, लेकिन इसमें इंडिया हैज़ कम थ्रू ऑलवेज, राइट? क्योंकि यहाँ की जनता ही यहाँ की ताकत है, यहाँ पर मतलब उसकी रूह तो उसके लोग ही हैं, बाकी हुकूमतें आती जाती रहें, सरकार, नवाब राजा आते जाते रहें। तो आगे के 10 साल के लिए क्या मतलब चीज़ है जिससे हमको उम्मीद से, मतलब एक इट्स वी शुड बी होपफुल? लॉन्ग साइलेंस। No, I think hope is the only rope that Hope is swings the you only through hope. life. Oh, rope. Okay. That's a typo. Yeah. But I think that always the positive changes come from younger generation, and I think younger generation will give the answer. But बहुत मुझे विश्वास है इस देश की एक जो अपने अंदर घुली हुई एक पीसफुलनेस की। हम लोग ज़्यादातर सिंपल और एकदम पीस लविंग लोग हैं, अपने काम से मतलब रखना चाहते हैं, और जो अभी जो एक नॉइज़ी क्राउड्स हैं जो कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हैं, जो हर जगह फसाद पैदा करते हैं, और उनको आज की डेट में तो स्टेट से प्रोटेक्शन एंड इनकरेजमेंट भी मिल रहा है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। और आपको इसके एग्जांपल्स मिल रहे हैं जो कि जिन प्रदेशों से इस तरह की खबरें नहीं आ रही हैं, हमें उनके बारे में भी बात करना चाहिए कि वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता। भाई तमिलनाडु, केरला, सब जगह ही हिंदू हैं, सब जगह ही शैव हैं, वैष्णव हैं, ब्राह्मण हैं, वहाँ पे क्यों नहीं होता? और ये सारा कुछ ज़्यादातर अमूमन यहीं एक ही तरफ क्यों कॉन्सेंट्रेटेड है? तो हम लोगों को भी एज ऑब्जर्वर्स उस बारे में देखना चाहिए, वहाँ से सीखना चाहिए, वहाँ पे क्या मॉडल रहा है और कैसे हम अपनी बात और इस ऑल्टरनेट व्यू को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। ये हमारी कोशिश होना चाहिए। अगले 10-15 साल के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि हम लोग इंडिया एक रज़ाई की तरह है। रज़ाई कई थेगड़ों से बनती है, इट्स लाइक अ पैचवर्क क्विल्ट, और हर थेगड़ा बहुत ज़रूरी है। आम इंसान को समझ में मुझे तो लगता है आ रहा है, थोड़ी ऊब भी हो जाएगी इस नफ़रत से और ये पर इतना ऑर्गेनाइज है। आई हैव टू एडमिट, one thing ends, another thing starts, one thing ends, another thing starts. But for me, it is states that are not producing these kind of unfortunate incidents that we have to look at. The shifting political alliances that are happening, we have to look at that and maybe in some ways encourage that kind of politics. कि छोड़ो अपने अपने comfort zone and try to come together on some kind of common platform. I think that has happened in the past. Why can't it happen again? क्या आपको लगता है ये खुशफहमी के शिकार हैं? नहीं, जो अयोध्या में हो रहा है, राम मंदिर बाबरी मस्जिद की जगह पे बनाना, ये एक कोशिश है इतिहास के अंदर जो संघ का कम्युनल इमेजिनेशन है उसको सही साबित करने का, लोगों को कन्विंस करने का कि 16वीं शताब्दी में ऐसा हुआ था जिसको हम करेक्ट कर रहे हैं आज। लेकिन कम्युनल इमेजिनेशन को इतिहास में डालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतिहास जो है उसका अपना एक तरीका होता है खुलकर सामने आने का। आज तक ये कहीं भी, चूँकि इनके पास पावर है और ये जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन ये कोई भी इतिहास का किताब लिख नहीं सकते। मसलन छोटी सी चीज़ है, किताबें तो बहुत लिखी जा रही हैं, स्कूल टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं लोग। लेकिन वो सिर्फ झूठ को उसमें डाल रहे हैं, कुछ भी रिसर्च के बेसिस पे कुछ नहीं लिखा जा रहा है। तो लोगों को कन्विंस ये नहीं कर पाएंगे एक समय के बाद। अभी इनके पास पावर, अभी ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद लोग सच्चाई देखना शुरू कर लेंगे और बहुत दिन तक इस झूठ का के सहारे ये चल नहीं सकते। आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है,
देखिए हमारे एक मित्र हैं, हम लोग के कॉमन मित्र हैं, नाम नहीं लूंगी उनका, वो बहुत बढ़िया बात कहते हैं हमेशा कि हम पत्रकार हैं, हमारा काम बस अगली दोपहर तक की बात करना है, उसके आगे हमको नहीं दिखता है। लेकिन ऑन अ मोस्ट सीरियस नोट, मुझे भी पूरा भरोसा है अपने अपने कंट्रीमैन एंड विमेन पे और अपने यंगर लोगों पे कि भाई ये मेरा भारत है, तेरा भी है, तेरा भी है, हम सबका है। तो वो हम सबका नेस किस हद तक तोड़ पाएंगे, मतलब मुझे शक होता है इस पे, क्योंकि इतिहास ने देखा है उतार चढ़ाव इसका, और उम्मीद है कि यूज़ बाय डेट हो इस नफ़रत पे, इस लोगों को विभाजित करने में और इस दादागिरी वाली पॉलिटिक्स पे। लेकिन पता नहीं कब तक चलेगा ये सब और उसका कॉस्ट क्या होगा, यानी उसको वो उफान से नीचे आए उस पूरे दौर में क्या क्या ख़त्म होगा, किस किस चीज़ पे बुलडोज़र चल जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा, इस पे बस शायद एक बड़ा सा सवालिया निशान है। बिल्कुल, जो कीमत है वो एक बड़ा सवाल है, कितना बड़ा कीमत इस देश को चुकाना पड़ेगा। जी, ऑन दैट नोट बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने का और सुनने का हमारा विश्लेषण। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।